नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. मेरा रूपांतरण। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर और कितनी निराशा झेल सकता हूं। और मैं सिर्फ एक और चिंतित पति नहीं था, मैं एक मेडिकल डॉक्टर था। 30 से ज्यादा सालों तक एक चिकित्सक के तौर पर मैं मेडिकल सवालों के जवाब पाने का आदी था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने और सैन डिएगो में मसी अस्पताल में स्नातकोत्तर कार्य करने के बाद मैं पश्चिमी साउथ डकोटा के एक छोटे से शहर में एक सफल पारिवारिक प्रैक्टिस में बस गया। इस दौरान मेरी मुलाकात लिज से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। उसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन लिज ने ईमानदारी से सोचा कि अगर वह एक चिकित्सक से शादी करती है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। क्या वह कभी गलत थी? कुछ ही समय में हमारे परिवार में 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चे शामिल हो गए और व्यस्त लिज लगातार थकती जा रही थी। छोटे बच्चों वाली हर माँ थकी हुई होती है, लेकिन लिज असामान्य रूप से थकी हुई लग रही थी। हालांकि वह केवल 30 साल की थी, उसने मुझे बताया कि वह 60 साल की लग रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसमें और भी लक्षण और स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने लगीं, जिसके लिए कई दवाओं की जरूरत पड़ी। हमारी 10वीं सालगिरह तक लिज इतनी थक चुकी थी कि ज्यादातर समय उसे एक पैर दूसरे से आगे रखने में ही परेशानी होती थी। उसे लगातार पूरे शरीर में दर्द, अत्यधिक थकान, भयानक एलर्जी और बार बार साइनस और फेफड़ों में संक्रमण का सामना करना पड़ा। अंत में परीक्षण और मूल्यांकन के बाद लिज के डॉक्टरों ने उसकी समस्या को फाइब्रोमाइल्जिया बताया। इस चिकित्सा स्थिति में कई लक्षण शामिल हैं। सबसे खराब लक्षण है पुराना दर्द और थकान। पिछले कुछ सालों में फाइब्रोमाइल्जिया को साइकोसोमेटिक रूमेटिज्म कहा जाता था और डॉक्टरों का मानना था कि यह बीमारी मरीज के दिमाग में है। तब से हमने सीखा है कि फाइब्रोमाइल्जिया एक सच्ची, दयनीय बीमारी है जिसकी पुष्टि मैं अपनी पत्नी को पीड़ित देखने के बाद कर सकता हूँ। लिज अपने जुनून को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, रेसेज घोड़ों को प्रशिक्षित करना और उनकी सवारी करना। कई बार दर्द और थकान के कारण उसके प्यारे जानवरों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता था। वह इतनी थक जाती थी कि वह रात 8 बजे से ज्यादा देर तक जाग नहीं पाती थी और उसे घर के बुनियादी काम निपटाने में भी परेशानी होती थी। चूंकि फाइब्रोमाइल्जिया का कोई इलाज नहीं है, इसलिए लिज के लक्षणों को कम करने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता था कि उसे दवाइयां दे दूं। मैंने उसे रात में सोने के लिए एमिट्रिप्टिलाइन, दर्द के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयां, अस्थमा और हे फीवर के लिए इनहेलर, एलर्जी के लिए सिल्डेन और अंततः साप्ताहिक एलर्जी शॉट लेने को कहा। मेरे प्रयासों और इन सभी दवाओं के बावजूद साल दर साल उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होती गई। जनवरी 1995 में लिज और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्यादा व्यायाम करने से हम दोनों को फायदा होगा। हमने अतिरिक्त वजन बढ़ा लिया था और नए साल पर फिर से अपने आकार में आने का संकल्प लिया था। लिज ने बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी कसरतें उसने की उससे ज्यादा नहीं कर पाए। एक के बाद एक संक्रमणों ने उसे बीमार कर दिया और अक्सर उसे एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। मार्च में उसे गंभीर निमोनिया हो गया। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसके फेफड़ों का एक हिस्सा पूरी तरह से संक्रमण से भर गया था और बंद हो गया था। उसके फेफड़े की देखभाल करने वाले चिकित्सक को बहुत चिंता थी कि यह ठीक नहीं हो सकता है और संभवतः सर्जरी और हटाने की भी आवश्यकता हो सकती है। हमने एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ से परामर्श किया और उसने लिज को अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और नेबुलाइजर उपचार पर रखा। सौभाग्य से 2 सप्ताह के भीतर निमोनिया ठीक हो गया।
हालांकि उसकी खांसी बनी रही और वह महीनों तक भारी दवाएं लेती रही। सबसे बड़ी चिंता उसकी थकान थी, जो अब पहले से भी बदतर हो गई थी। लिज दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बिस्तर से बाहर निकलती थी। उसका अस्थमा और एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और किस्मत से ही वह अपने घोड़ों को देखने के लिए खलिहान तक जा पाती थी। लिज इतनी बीमार थी कि बच्चे बारी बारी से स्कूल से घर आकर उसकी देखभाल करते थे। लगातार बिस्तर पर रहने के कारण उससे इतनी कमजोरी महसूस होती थी कि वह टीवी देखने या पढ़ने में भी असमर्थ थी। ये सिलसिला महीने दर महीने चलता रहा। हालांकि मैंने अपना पेशेवर रूप बनाए रखा, लेकिन अंदर से मैं हताश होती जा रही थी। मैं कई बार पल्मोनोलॉजिस्ट और संक्रामक रोग विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि लिज के निदान के साथ वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने पूछा कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, तो जवाब था कि 6 से 9 महीने या शायद कभी नहीं। इस समय परिवार के एक मित्र ने लिज को बताया कि उसके पति उन्हें निमोनिया भी हो गया था और उन्हें काफी थकान भी महसूस हुई थी। ठीक होने में कुछ समय लगा। उसने कुछ पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स लिए और उन्होंने उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद की। लिज और उसकी दोस्त विटामिन सप्लीमेंट्स के प्रति मेरे नकारात्मक रवैये से वाकिफ थी, इसलिए लिज जानती थी कि उन्हें आजमाने से पहले उसे मेरी सलाह की जरूरत होगी। जब उसने पूछा तो मैं भी अपने जवाब से हैरान रह गया। हानी, तुम जो चाहो आजमा सकती हो। हम डॉक्टर निश्चित रूप से तुम्हारा कुछ भला नहीं कर रहे हैं। पूर्वाधारणाओं का परीक्षण। ईमानदारी से कहूं तो मुझे पोषण या पोषण पूरक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेडिकल स्कूल में मुझे इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं मिला था। मैं अकेला नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक करने वाले चिकित्सकों में से केवल लगभग 6% को पोषण में कोई प्रशिक्षण प्राप्त है। मेडिकल छात्र इस विषय पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जैसा कि मैंने परिचय में उल्लेख किया है, अधिकांश चिकित्सकों की शिक्षा रोग उन्मुख है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। हम दवाओं के बारे में सीखते हैं और उन्हें क्यों और कब उपयोग करना है। डॉक्टरों के प्रति लोगों के सम्मान के कारण वे मानते हैं कि हम पोषण और विटामिन सहित सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के विशेषज्ञ हैं। पोषण संबंधी दवा के साथ मेरे विपरीत अनुभव से पहले, मेरे मरीज अक्सर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे लगता है कि विटामिन लेने से उन्हें कोई स्वास्थ्य लाभ होता है। वे अपने सप्लीमेंट की बोतलें कार्यालय में लाते और मुझे उन्हें देखने देते। मैं अपनी भौं सिकुड़ता और अपने सबसे चतुर पेशेवर भाव के साथ लेबल की सावधानीपूर्वक जांच करता। बोतलें वापस देते हुए मैं कहता कि यह सामान बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। मेरे इरादे अच्छे थे, मैं बस यह नहीं चाहता था कि लोग अपना पैसा बर्बाद करें। मुझे सच में विश्वास था कि इन रोगियों को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है और वे अच्छे आहार से सभी आवश्यक विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार यही तो मैंने मेडिकल स्कूल में सीखा था। मैं कुछ शोध अध्ययनों का हवाला भी दे सकता था जो कुछ सप्लीमेंट के संभावित खतरे को दर्शाते थे। मैंने अपने रोगियों को यह नहीं बताया कि मैंने सैकड़ों वैज्ञानिक रूप से किए गए अध्ययनों का मूल्यांकन करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था जो स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट के महत्व को साबित करते हैं। लेकिन मैं अपनी बीमार पत्नी के बारे में क्या कर सकता था? मैं दफ्तर में तो पेशेवर जादू कर सकता था, लेकिन घर पर मैं सिर्फ एक और पति था जो अपनी पत्नी को असहाय होकर मरते हुए देख रहा था। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने लिज से कहा, आगे बढ़ो, विटामिन आजमाओ, तुम्हें क्या खोना है। उसकी सहेली हमारे घर विटामिन सप्लीमेंट्स का एक संग्रह लेकर आए। अगले दिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन ई, विटामिन सी और डेरोटिन जैसे पोषक तत्व जो ऑक्सीकरण के हानिकारक प्रभावों से शरीर की रक्षा करते हैं। ली ने उन्हें निगल लिया और 2 स्वास्थ्य पेय भी पी लिए। मेरे आश्चर्य की बात यह है कि 3 दिनों के भीतर वह स्पष्ट रूप से बेहतर महसूस करने लगी। मैं उसके लिए खुश था लेकिन उलझन में था।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिज को अधिक ऊर्जा और ताकत मिली और वह शाम को देर तक जागती रही। 3 सप्ताह तक लगातार कई गोलियां निगलने और उन अजीब दिखने वाले पेय पदार्थों का सेवन करने के बाद लिज को इतना अच्छा महसूस हुआ कि उसने स्टेरॉइड और नेबुलाइजर उपचार लेना बंद कर दिया। 3 महीने बीत गए, धीरे धीरे सुधार हुआ और लिज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पिछले कई सालों से ज्यादा मजबूत थी और जिंदगी के प्रति उसका नजरिया नया था। जब वह घोड़ों की ट्रेनिंग और देखभाल करके लौटी तो मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। वह न केवल घोड़ों के खलिहान में काम कर सकती थी बल्कि अब उसे घास, फफूंद और धूल से एलर्जी होने का डर भी नहीं था। रात के खाने के तुरंत बाद लंगड़ाते हुए बिस्तर पर जाने के बजाय वह रात के 11 बजे और 12 बजे तक जागती थी। अब मैं ही था जो अपने साथी से पहले बिस्तर पर जाता था। क्या हुआ था? मैं अवाक रह गया। अगर मैं इस परिवर्तन का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता तो मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करता। क्या ये संभव था कि कुछ अजीब विटामिन ने मेरी पत्नी के स्वास्थ्य को बहाल कर दिया था, जब सभी चिकित्सा विशेषज्ञता और दवाएं मदद नहीं कर सकीं? न केवल लिज के फेफड़े निमोनिया से ठीक हो गए थे, बल्कि उसके फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षणों में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। चूंकि फाइब्रोमाइल्जिया के लिए वास्तव में कोई चिकित्सा उपचार नहीं है, तो क्या हो रहा था? क्या ये भगवान के रहस्यमय चमत्कारों में से एक था या यह संभव था कि लिज का नया ठीक हुआ स्वास्थ्य उन भयानक पोषक तत्वों की खुराक के कारण था? चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में मैंने वही किया जो स्वाभाविक रूप से होता है। वन ने अपना स्वयं का नैदानिक परीक्षण चलाने का निर्णय लिया। मैंने अपने 5 सबसे खराब फाइब्रोमाइल्जिया रोगियों को खोजने के लिए अपने रिकॉर्ड को छांटा और उन्हें अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। ये कैसा ट्विस्ट है, एक डॉक्टर एक मरीज को अपॉइंटमेंट लेने के लिए बुला रहा है। वन ने लिज की कहानी उन सभी के साथ साझा की और सुझाव दिया कि वे पोषण संबंधी पूरक लेने पर विचार करें। मैंने प्रत्येक मरीज से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह वैकल्पिक उपचार मदद करेगा या नहीं, लेकिन ये कोशिश करने लायक है। फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित आमतौर पर निराश होते हैं, इसलिए मेरे 5 विषयों में से प्रत्येक बहुत उत्सुक था। 3 से 6 महीने की अवधि के बाद बिना किसी अपवाद के प्रत्येक रोगी ने विटामिन सप्लीमेंट लेने के बाद सुधार की सूचना दी। सभी का स्वास्थ्य मेरी पत्नी की तरह नाटकीय रूप से बेहतर नहीं हुआ, लेकिन सभी को प्रोत्साहन मिला और नई उम्मीद जगी। इनमें से एक महिला का मामला विशेष रूप से गंभीर था। उसने जवाब मांगा था मेयो क्लिनिक और 2 अलग अलग दर्द क्लिनिकों में, लेकिन क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया के लिए वास्तव में कोई प्रभावी चिकित्सा उपचार नहीं है, इसलिए उसे कोई स्थायी राहत नहीं मिली। 1 साल पहले दर्द ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अब इन विटामिनों को लेने के बाद उसने फोन किया और मेरे घर की आंसरिंग मशीन पर एक संदेश छोड़ा। जाहिर तौर पर आंसुओं में और बोलने में संघर्ष करते हुए उसने कहा, डॉक्टर स्ट्रैंड, मुझे मेरी जिंदगी वापस देने के लिए शुक्रिया। हर डॉक्टर को ऐसे शब्द सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इन मरीजों के साथ क्या हो रहा था? चूंकि मैं जानता था कि 5 मरीजों के साथ मेरा प्रारंभिक अध्ययन पोषण संबंधी पूरकों पर वैज्ञानिक निश्चितता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए मुझे और गहराई से जानने की जरूरत थी। पूरकता पर मेरा शोध। 1 हफ्ते बाद एक किताब की दुकान में घूमते हुए मैंने डॉक्टर केनेथ कूपर की एक किताब देखी जिसका नाम था द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन, थॉमस नेल्सन, 1994। चूंकि मैं हमेशा से ही डॉक्टर कूपर की एरोबिक एक्सरसाइज और निवारक दवा पर विशेषज्ञता की प्रशंसा करता आया हूं, इसलिए मैं एंटीऑक्सीडेंट्स पर उनकी राय जानने के लिए उत्सुक था। डॉक्टर कूपर ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक एक प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि यह क्रॉनिक डिजेनरेटिव बीमारियों का मूल कारण है, जो कि आज मानवता को परेशान करने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। मैंने किताब को ध्यान से पढ़ा।
हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है। फिर भी ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक भी है। इसे ऑक्सीजन विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने बिना किसी संदेह के ये स्थापित कर दिया है कि ऑक्सीडेटिव तनाव या मुक्त कणों द्वारा कोशिका क्षति 70 से अधिक पुरानी अपक्षयी बीमारियों का मूल कारण है। वही प्रक्रिया जो लोहे को जंग लगने या कटे हुए सेब को भूरा होने का कारण बनती है, कोरोनरी धमनी रोग, कैंसर, स्ट्रोक, गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और मैकुलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों का मूल कारण है। ये सही है, हम वास्तव में अंदर से जंग खा रहे हैं। मैंने जिन भी पुरानी अपक्षयी बीमारियों का उल्लेख किया है, वे ऑक्सीजन के विषाक्त प्रभावों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वास्तव में ऑक्सीडेटिव तनाव ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के पीछे प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा हमारे शरीर पर हमारी हवा, भोजन और पानी में मौजूद प्रदूषकों की सेना का लगातार हमला होता रहता है। हमारी तनाव भरी जीवन शैली भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम इन प्रक्रियाओं का प्रतिकार नहीं करते हैं, तो इसका परिणाम कोशिकाओं का क्षय और अंततः बीमारी है। यही कारण है कि इस पुस्तक में बताई गई सच्चाइयां हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। जाने कि किस प्रकार अनियंत्रित ऑक्सीडेटिव तनाव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जीर्ण अपक्षयी रोगों के बारे में मेरे दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया। उदाहरण के लिए, चूंकि ऑक्सीडेटिव तनाव वास्तव में कोशिका के डीएनए नाभिक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये कैंसर में वास्तविक खलनायक हो सकता है। ये कैंसर की रोकथाम में एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग की अत्यधिक संभावना को खोलता है। चूंकि ऑक्सीडेटिव तनाव गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, मैकुलर डायबिटीज, पार्किंसंस रोग और क्रोहन रोग का भी कारण बनता है, इसलिए पोषण संबंधी पूरक भी उन बीमारियों से लड़ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। पतन। डॉक्टर कूपर ने अपनी पुस्तक में डलास में अपने एरोबिक्स सेंटर में मरीजों पर किए गए कुछ अध्ययनों के बारे में बताया है, जो ओवरट्रेनिंग सिंड्रोम के कारण के बारे में है। आश्चर्यजनक रूप से, डॉक्टर कूपर ने पाया कि कुछ एथलीट जिन्होंने गहन प्रशिक्षण लिया था, बाद में गंभीर पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे। उन सभी में ऑक्सीडेटिव तनाव के लक्षण दिखाई दिए, और इससे जुड़े लक्षणों की सूची सिंड्रोम फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों के लक्षणों से काफी मिलता जुलता था। मैं सोचने लगा, क्या ऑक्सीडेटिव तनाव फाइब्रोमाइल्जिया का कारण भी बन सकता है? क्या यही कारण है कि मेरी पत्नी और मेरे कई मरीज उच्च गुणवत्ता वाले एंटीऑक्सीडेंट लेने से ठीक हो रहे हैं? ये ऑक्सीजन के अंधेरे पक्ष के बारे में मेरी जांच की शुरुआत थी। मैं डॉक्टर कूपर के तर्कों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनके द्वारा उद्धृत शोध अध्ययनों की जांच करने का फैसला किया। मैंने ऑक्सीडेटिव तनाव पर मुख्यधारा के चिकित्सा साहित्य में जो कुछ भी पाया, उसकी खोज शुरू की। पिछले वर्ष में ही मैंने पोषण संबंधी पूरकों से संबंधित 1300 से अधिक सहकर्मी समीक्षित चिकित्सा अध्ययनों की जांच की है और ये देखा है कि वे पुरानी अपक्षयी बीमारियों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये अध्ययन डबल ब्लाइंड, प्लेसबो नियंत्रित चिकित्सा अध्ययन है, जिस तरह के चिकित्सक पसंद करते हैं। इनमें से अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि उन रोगियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है जो पोषक तत्वों को इष्टतम स्तर पर लेते हैं, जो कि RDA अनुशंसित दैनिक भत्ता स्तरों से काफी अधिक है। विटामिन और जब आप समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव सामान्य दैनिक जीवन के दौरान मानव शरीर पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है, तो आपको एहसास होता है कि अपने स्वयं के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को अनुकूलित करना कितना महत्वपूर्ण है। आपका स्वास्थ्य और जीवन इस पर निर्भर करता है। अपने शोध के माध्यम से मैंने सीखा कि इन बीमारियों के खिलाफ सबसे मजबूत बचाव हमारे शरीर की अपनी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली है। ये किसी भी दवा से कहीं बेहतर है जो मैं लिख सकता हूँ। काफी अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मरीजों पर पोषण संबंधी पूरकता का प्रयोग वैकल्पिक चिकित्सा नहीं बल्कि पूरक चिकित्सा है।
वास्तव में यह मुख्य चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्योंकि यह सच्ची निवारक दवा है। पोषण संबंधी पूरक लेने का मतलब बीमारी को खत्म करना नहीं है, ये स्वस्थ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बारे में है। सफाया चिकित्सा अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मेरे मरीज जो उच्च गुणवत्ता वाले पोषण संबंधी पूरक लेते हैं, उन्हें उन लोगों की तुलना में स्वास्थ्य लाभ होता है जो नहीं लेते हैं। हालांकि किसी मरीज को कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, लेकिन पूरक की सिफारिश करते समय मैं जरूरी नहीं कि उस विशेष बीमारी का इलाज कर रहा हूं। मैं बस मरीज को उसके शरीर को इष्टतम स्तर पर पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम बना रहा हूं, जो अध्ययनों ने चिकित्सा अनुसंधान के आधार पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए दिखाया है। स्वास्थ्य के प्रति इस दृष्टिकोण को सेलुलर पोषण कहा जाता है, जो शरीर को वह करने में सक्षम बनाता है जो भगवान ने इरादा किया था। इस पुस्तक में मैंने जो व्यक्तिगत केस इतिहास प्रस्तुत किए हैं, वे हैं जिन्हें मैंने अपने कार्यालय में दस्तावेजित किया है। मैंने गोपनीयता की रक्षा के लिए कुछ नाम बदल दिए हैं, लेकिन कई कहानियां उन रोगियों और मित्रों की हैं जो अपनी कहानियों का सटीक विवरण यहां आपके साथ साझा करना चाहते थे। इन कहानियों में आप वास्तविक जीवन के उदाहरण पाएंगे कि मैंने जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, उन्हें वास्तव में कैसे लागू किया गया। अगर आप पहले से ही बीमार हैं तो कृपया हिम्मत रखें। इनमें से लगभग सभी सच्ची कहानियां ऐसे रोगियों के बारे में हैं जो अपना स्वास्थ्य भी खो चुके थे। बहुत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उत्तर खोजना जारी रखा और यहाँ प्रस्तुत सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद उन्होंने अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया। लिज मेरी सबसे अच्छी केस स्टडी है। वैसे उसका स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है, भले ही उसने एक डॉक्टर से शादी की हो। हर दिन कई घंटे दर्द और कमजोरी में बिस्तर पर बिताने के बजाय वह अब अपने सपनों की पूरी जिंदगी जी रही है। उसके पास एक पत्नी और मां होने का पूरा आनंद लेने की ऊर्जा है, और घोड़ों को प्रशिक्षित करने और दिखाने का उसका जुनून अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रह गया है, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन गया है। निवारक दवा के इस अद्भुत रूप के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।